नूपुर जे. शर्मा और कल्पज्योति कश्यप द्वारा लिखित पुस्तक दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स 2020, द मकाब्रे डांस ऑफ वायलेंस सिंस दिसंबर 2019, एन ऑफ इंडिया रिपोर्ट। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों पर एक विस्तृत और तथ्य आधारित रिपोर्ट है। यह पुस्तक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप हुए हिंसक दंगों को हिंदू विरोधी दंगों के रूप में प्रस्तुत करती है। लेखकों का दावा है कि ये दंगे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे, जिसमें इस्लामी और वामपंथी तत्वों ने मिलकर भारत में अराजकता फैलाने और हिंदुओं को निशाना बनाने का प्रयास किया। पुस्तक में घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण, पुलिस चार्जशीट, प्रत्यक्षदर्शी बयान और सोशल मीडिया के उपयोग जैसे साक्ष्य शामिल हैं। यहाँ पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का हिंदी में विस्तृत सारांश दिया गया है। प्रस्तावना: पुस्तक का उद्देश्य और संदर्भ। पुस्तक की शुरुआत में लेखकों ने दिल्ली दंगों को एक सुनियोजित और हिंदू विरोधी साजिश के रूप में प्रस्तुत किया है। यह दावा किया जाता है कि मुख्यधारा की मीडिया ने दंगों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें हिंदुओं को अपराधी और मुस्लिम समुदाय को पीड़ित दिखाया गया। लेखक इस धारणा को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि यह पुस्तक चार्जशीट, प्रत्यक्षदर्शी बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सत्य को उजागर करती है। यह सीएए के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है, जो पड़ोसी देशों से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए था, और इसे भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बताया जाना चाहिए। अध्याय 1: सीएए और विरोध की शुरुआत, दिसंबर 2019। इस अध्याय में लेखक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पारित होने और इसके खिलाफ दिसंबर 2019 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हैं। यह बताया गया है कि सीएए को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे यह धारणा बनी कि यह भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है। लेखक दावा करते हैं कि वामपंथी और इस्लामी संगठनों ने इस भ्रांति को बढ़ावा दिया। शाहीन बाग में शुरू हुए धरनों को एक सुनियोजित रणनीति के हिस्से के रूप में देखा गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को आगे रखकर भावनात्मक छवि बनाई गई। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों ने विरोध प्रदर्शनों को वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन दिया। अध्याय 2: शाहीन बाग और सामाजिक ध्रुवीकरण। यह अध्याय शाहीन बाग के धरने पर केंद्रित है, जिससे लेखक एक सुनियोजित अभियान के रूप में चित्रित करते हैं। यह बताया गया है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे रखकर और पुरुषों को उनके समर्थन में खड़ा करके मीडिया में एक भावनात्मक कहानी बनाई गई। लेखक दावा करते हैं कि धरने के पीछे पीएफआई और अन्य संगठनों का हाथ था, जो आप और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संपर्क में थे। उदाहरण के लिए पीएफआई के प्रमुख मोहम्मद परवेज के आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता उदित राज के साथ संपर्क का उल्लेख किया गया है। यह अध्याय सोशल मीडिया के उपयोग को भी उजागर करता है, जिसके माध्यम से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। अध्याय 3: छोटी छोटी घटनाएं और तनाव का निर्माण, जनवरी 2020। इस अध्याय में फरवरी 2020 के दंगों से पहले की छोटी छोटी हिंसक घटनाओं का वर्णन है, जो लेखकों के अनुसार एक बड़े हमले की तैयारी थी। यह बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा था, जिसमें हिंदू विरोधी नारे और हिंसक झड़पें शामिल थी। लेखक यह दावा करते हैं कि इन घटनाओं को मुख्यधारा की मीडिया ने अनदेखा किया, खासकर जब हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया। उदाहरण के तौर पर एक बीजेपी विधायक के घर पर हमले और मिठाई की दुकान के मालिकों पर हमले का उल्लेख है, जिन्हें मीडिया ने कवर नहीं किया। अध्याय 4: जाफराबाद और हिंसा का तात्कालिक कारण, 22-23 फरवरी 2020। यह अध्याय 22 और 23 फरवरी 2020 को जाफराबाद में हुई घटनाओं पर केंद्रित है, जो दंगों का तात्कालिक कारण बनी। लेखक बताते हैं कि जाफराबाद में रोड नंबर 66 को अवरुद्ध करने से तनाव बढ़ा, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। यह दावा किया गया है कि मुस्लिम भीड़ ने पहले हमला किया, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लेखक यह भी उल्लेख करते हैं कि आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर को हथियारों और पेट्रोल बमों के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया गया। खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिक्र इस अध्याय में प्रमुखता से किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें ताहिर हुसैन के घर में यातना देकर मार डाला गया था। अध्याय 5: दंगों का चरम, 24 से 25 फरवरी 2020।
यह अध्याय दंगों के सबसे हिंसक चरण का वर्णन करता है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, जिनमें 36 मुस्लिम और 15 हिंदू शामिल थे। लेखक दावा करते हैं कि हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसमें ऊंची इमारतों से स्नाइपर्स ने गोलीबारी की और पेट्रोल बम, एसिड बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए शिव विहार कॉलोनी में राजधानी पब्लिक स्कूल को मुस्लिम दंगाइयों द्वारा हथियारों के अवैध भंडार और हमले के आधार के रूप में इस्तेमाल करने का उल्लेख है। लेखक यह भी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने दंगों के दिन अपने बच्चों को या तो स्कूल नहीं भेजा था या स्कूल से पहले ही घर वापस ले लिया था, जो पहले से ही बनी योजना का संकेत देता है। अध्याय 6 पुलिस और प्रशासन की भूमिका। इस अध्याय में दिल्ली पुलिस और प्रशासन की भूमिका की चर्चा है। लेखक दावा करते हैं कि पुलिस पर दबाव था और उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों जैसे रतन लाल की हत्या कर दी गई थी। लेखक यह कहते हैं कि मुख्यधारा की मीडिया और वामपंथी संगठनों ने पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। चार्जशीट और प्रत्यक्षदर्शी बयानों के आधार पर लेखक यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हिंसा हिंदुओं के खिलाफ थी। अध्याय 7 मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। यह अध्याय मुख्यधारा की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दंगों की कवरेज पर केंद्रित है। लेखक का कहना है कि मीडिया ने एक तरफा कवरेज की, जिसमें हिंदुओं को अपराधी और मुस्लिमों को पीड़ित दिखाया गया। उदाहरण के लिए अशोकनगर में एक मस्जिद पर हमले की खबर को प्रमुखता दी गई, लेकिन हिंदू मंदिरों और संपत्तियों पर हमलों को अनदेखा किया गया। लेखक यह भी दावा करते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई गलत सूचनाओं का भी विश्लेषण किया गया है। अध्याय 8 निष्कर्ष और भविष्य के लिए सबक। अंतिम अध्याय में लेखक दंगों के दीर्घकालिक प्रभावों और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबक पर चर्चा करते हैं। वे दावा करते हैं कि दंगे एक बड़े ब्रेकिंग इंडिया अभियान का हिस्सा थे, जिन्हें पैन इस्लामिक और वामपंथी ताकतों ने वित्त पोषित किया और प्रायोजित किया था। लेखक यह सुझाव देते हैं कि सरकार को ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया है कि पुस्तक की आय का 20% हिस्सा पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद करने वाली संस्था को दान किया जाएगा। नोट: यह सारांश पुस्तक की सामग्री और उपलब्ध समीक्षाओं पर आधारित है।